Assalamu alaikum. Today's video is on the solution of question number 3 asked by ICAP in the paper of FAR2 in the attempt of spring 2020. So starting with the first, we will see what is the requirement asked by the examiner. Compute the changes in net profit, assets and liabilities if revised decommissioning cost is included in the financial statements for the year ended 31st December 2019. यानी कि इसमें इसने पहले तो ये चीज़ मांग ली कि भाई हम डीकमिशनिंग कॉस्ट रिकैलकुलेट करेंगे, एक तरीके से यहाँ पे इसने ये बता दिया। और फिर उसमें डीकमिशनिंग कॉस्ट रिकैलकुलेट करने के बाद हमारे प्रॉफिट में, हमारे एसेट में, हमारी लायबिलिटीज़ में क्या चेंज आया है वो हमें उसको कंप्यूट करके बताना है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट में ये है कि हमारा जो सवाल के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर बताया हुआ है कि भाई उस सिचुएशन के हिसाब से ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल में बी ब्रीच इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यानी कि सवाल में इसने दो चीज़ें टेस्ट की हैं, एक तो IFRIC 1 और साथ ही में इसने कोड ऑफ एथिक्स भी चेक कर ली हैं। सो अच्छा, अगर हम सिचुएशन पढ़ें तो क्या है कि भाई आतिफ़ अनवर एक फाइनेंस मैनेजर है, ACA है वो हॉट कॉफ़ी लिमिटेड में, और जो रिपोर्ट करता है जमाल अहमद को FCA हु इज़ द CFO। यानी कि जो नीचे कोड ऑफ एथिक्स में उसने जिस बंदे से रिलेटेड पूछा वो जमाल से पूछा, तो जमाल अहमद यहाँ पे FCA है और एज अ CFO सर्व कर रहा है हॉट कॉफ़ी लिमिटेड में। तो भाई इसकी क्या सिचुएशन है? ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019 हैव बीन प्रिपेयर्ड। और उसमें उसने देखा कि भाई रिवीजन नहीं हुई हुई डीकमिशनिंग कॉस्ट की प्लांट से रिलेटेड, जैसा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें एडवाइस कर दिया था एट द स्टार्ट ऑफ 2019। एक मेन चीज़ ये है, स्टार्ट ऑफ 2019 में ही हमें डीकमिशनिंग कॉस्ट पहले हमें स्टार्ट ऑफ 2019 के अंदर उसको सही कर देना है। उसके बाद फिर जो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट चार्ज आएगा वो हमें एंड में आके फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें बताना है कि भाई क्या चेंजेस आएंगी हमारे नेट प्रॉफिट एसेट लायबिलिटीज़ के अंदर। डायरेक्ट उस चेंज को हमें एंड December 31 पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना भाई, सबसे पहले तो हमें सबसे स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करना है और फिर उसको एंड ऑफ द ईयर तक लेके जाना है। फिर आतिफ ने इसको डिस्कस किया मैटर को जमाल से, जिसने एडवाइस की कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर दो, फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइजिंग द डीकमिशनिंग कॉस्ट एज HCL प्रॉफिट वुड बी डिक्रीज्ड इफ द रिवाइज कॉस्ट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि भाई हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो भाई HCL का, तो उसने बोल दिया कि भाई जमाल ने बोला, CFO ने बोला कि छोड़ो उसको, जाने दो ऐसे ही। तो डीकमिशनिंग कॉस्ट की डिटेल बताई हुई हमें कि भाई डीकमिशनिंग कॉस्ट प्लांट से रिलेटेड है, उसका इनिशियल एस्टिमेट 50 मिलियन था और अब हो गया है वो 88 मिलियन। 88 मिलियन कब हो गया है? मतलब स्टार्ट ऑफ 2019 में हो गया है। ठीक है, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12% है। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर्स और 6 यूजफुल लाइफ थी जब उसको परचेज़ किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, एट अ परचेज प्राइस ऑफ 860 मिलियन की। HCL कॉस्ट मॉडल यूज़ करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट के लिए, और डेप्रिसिएशन मेथड उसका स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लायबिलिटी के पोर्शन से। पहले लायबिलिटी को एक डिटेल वे में देख लेते हैं कि भाई अगर हम लोग उसको थोड़ा लेंदी वे में करके देखें एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक समझने के लिए, तो किस तरीके से उसको करेंगे। फिर एक मैं शॉर्ट तरीके बता दूंगा जो एग्जाम में सूटेबल था, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स का सवाल है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने होते हैं। तो स्टार्टिंग विथ कि मैं अगर डिटेल वे में जाऊँ लायबिलिटी के उस पर हवाले से, प्रोविज़न की पहली बात करें हम लोग, तो जुलाई 1, 2017 को हमने ये प्लान खरीदा। इनिशियल एस्टिमेट 50 मिलियन का था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 50 मिलियन का इनिशियल एस्टिमेट डिवाइडेड बाय 1.12, ये परसेंटेज आ गई की पावर 6 साल के लिए। तो इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25.33 का। सही। इसके बाद फिर हमारे ईयर एंड हमारा दिसंबर का है, तो पहले हमने इसका ईयर एंड कंप्लीट किया। December 31 पे हम लोग आए। इसके इंटरेस्ट चार्ज हुआ 25.33 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया 1.51 से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट। इसके बाद
हमने मज़ीद इंटरेस्ट बुक किया अपना 2018 में, ये होगा पूरे साल का। तो इस पर फिर हमने 25.33 प्लस 1.51 जो आंसर आएगा, इस पर हमने फिर परसेंटेज लगाएंगे 12% की। तो ये तो इस पर प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरे साल है, तो ये 3.22 हो जाएगा। पहले मैं लिख लूँ 2018 दिसंबर 31 तक का, पूरे साल का एक साथ, तो ये आएगा 3.22। सही। अच्छा, अब मसला कुछ यूँ है कि इसका मैं पहले टोटल लिख दूँ, 30.06 आएगा टोटल, यानी कि दिसंबर 31 2018 को हमारी लाइबिलिटी का ये बैलेंस था। अच्छा, इसमें मेन चीज़ क्या है कि भाई अब हमारी लाइबिलिटी इधर तक तो सही है। अब मसला हुआ है 1 जनवरी को 2019 को कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि भाई हमारी लाइबिलिटी रिवाइज हो गई है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। ठीक है, अब उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया तो उसका इफेक्ट क्या लिया होगा, 30.06 को मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ होगा। अभी तो मैं लेके चल रहा हूँ, उसको क्या आंसर है 3.60। ये है रॉन्ग ट्रीटमेंट, यहाँ से नहीं है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये है रॉन्ग ट्रीटमेंट 3.60। ये इंटरेस्ट चार्ज किया 2019 में, दिसंबर 31 2019। इसका आंसर आ गया 30.06 प्लस 3.60, ये आ गया 33.66। अब दिसंबर 31 2019 पे कैरिंग अमाउंट ये है प्रोविज़न की, और ये गलत है क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें एडवाइस किया कि भाई 88 मिलियन हो गई है अब, तो 88 मिलियन को इनकॉर्पोरेट करना है हमें। 30.06 तक तो यहाँ तक तो सही है भाई, सही है। अब हम अगर यहाँ पे लिख लें करेक्ट, होना ये चाहिए था जो भी मैं कर रहे हैं हम लोग, 30.06 तो है यहाँ पे, ऊपर कर देते हैं 30.06 तो है। अब हमने रिवाइज़ किया अपना एस्टिमेट, 88 मिलियन का हमारा था एस्टिमेट, तो 88 मिलियन को हम लोग अपने डिस्काउंट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52.84, जो कि हमारी लायबिलिटी बनी चाहिए। अभी वो कैसे आएगा भाई, 88 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं कितनी लायबिलिटी आएगी 52.84 की आएगी हमारी कैरिंग अमाउंट, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए हमारी, ये दिसंबर 31 यानी जैन 1 को होनी चाहिए, ये जैन 1 2019 को होनी चाहिए ये, सही है। अभी अमाउंट आई कैसे, 88 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 4.5, 6 साल की यूज़फुल लाइफ है, आधा साल यहाँ निकला, 1 साल यहाँ निकला, 1.5 साल निकल गया, 6 में से 1.5 साल माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा। तो अगर हम इस तरीके से डिस्काउंट करें तो हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब हमारी इसके ऊपर एंट्री क्या बनी होगी, इसमें डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 22.78 का, इतने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी एंट्री बनेगी, हमारा एसेट डेबिट होगा और हमारी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी इस अमाउंट से 22.78। ये जो अमाउंट है ये निकालनी थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक अमाउंट ये भी निकालनी थी हमें, जिसकी वजह से हम लोग अपना एसेट वगैरह में डिफरेंस निकालेंगे भाई, कि हमारा एसेट की हमारी जो एग्जामिनर ने मांगा है कि भाई हम चेंजेस बताओ क्या आनी चाहिए अगर हम सही इफेक्ट लेके आएँ तो ये भी एक फैक्टर होगा हमारा यहाँ पे उसमें दिखाने में कि भाई हमारी के लायबिलिटी और एसेट के अंदर जो डिफरेंस आया वो हम इसकी मदद से भी हम डिफरेंस दिखाएंगे कि भाई कि क्या क्या होना चाहिए था। इसके अलावा भी एक और कंपोनेंट होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं पर रुक जाते हैं। अब इसके बाद Jan 1 2019 पे आए, इसके बाद ईयर एंड हुआ हमारा, ईयर एंड पे 52.84 में हमारी लायबिलिटी थी। हम लोग यहाँ पे इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12% का, 6.34 का इंटरेस्ट आएगा।
इसको टोटल करेंगे तो 59.18 ये हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए थी, कैरिंग अमाउंट ये होनी चाहिए थी हमारी, जबकि हमने बुक्स में ये रिकॉर्ड किया हुआ था। ठीक है, ये होनी चाहिए थी। अच्छा, अब उसने मांगा क्या है कि भाई हमारी लायबिलिटी बता दो भाई, कंप्यूट द चेंजेस। सवाल में क्या वर्डिंग पूछी है, कंप्यूट द चेंजेस एंड ऑफ नेट प्रॉफिट, एसेट एंड लायबिलिटीज़। अगर हम लोग रिवाइज डीकमीशनिंग कॉस्ट को इंक्लूड कर दें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो मैं लायबिलिटी का तो यहीं पर ही दिखा देता हूँ, बाकी लिख के मैं एक जगह अलग से भी दिखा दूंगा कि भाई देखो 59.18 हमारी हो गई लायबिलिटी, और गलत कितनी लिखी हुई थी हमने 33.6। तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम लोग का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारी लायबिलिटी का डिफरेंस होगा। तो हमारा डिफरेंस आएगा 25.52 का, जो कि हमारी लायबिलिटी में होना चाहिए। इसको माइनस किया 25.52 है। अच्छा, अब इसको शॉर्ट तरीका 25.52 निकालने का सिंपल सा तरीका ये था कि भाई हमारी जो डिफरेंस बताया 88 माइनस 50, 88 की नया एस्टिमेट बताया, 50 पुराना था, तो डिफरेंस निकालेंगे तो यानी कि इतना एस्टिमेट हमने और इंक्लूड करना है अपनी लायबिलिटी के अंदर। इसको डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग 1.12 की पावर 4.5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22.82। ठीक है, यहाँ आंसर आएगा 22.82, और इसका ये रहा देखें, सीधा डायरेक्ट ये आंसर एक ही बारी में झटके में आ जाएगा। ज़्यादा लंबी पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेनेशन करने ही कराया। 22.82 का ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंस कितने का है इन दोनों के दरमियान? 25.52 का। लेकिन भाई यहाँ पे 22.82 है, यहाँ पे 25.52 तो है नहीं, तो इसमें मज़ीद कैसे वो डालेंगे कि भाई कैसे हम वो पता चलेगा भाई 25.52 कैसे है? तो सिंपल ये है कि 22.82 मल्टीप्लाई बाय 12%, 2.73 आएगा। इस पर 12% इंक्लूड कर देंगे अपने, क्योंकि साल में अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करेंगे तो अनवाइंडिंग से 2.73 की अनवाइंडिंग होगी, 3 to 5 8 7 15 5 और ये 2 25.55 फिर राउंडिंग ऑफ का फ़र्क होगा, तो इस वजह से इसमें फ़र्क आ गया। सिंपल सा इतना सा करने पे आपका चेंज इन लायबिलिटी आपको सामने आया था। चेंज इन लायबिलिटी क्या होता था? इंक्रीज़ इन लायबिलिटी होता। सीधा सीधा आप इतना सा डायरेक्ट इतने से कैलकुलेशन से आप वो आंसर निकाल देते कि भाई जो आई के अपने लायबिलिटी के चेंज पूछा था ना, वो इतने से फ्रैक्शन से सीधे सीधे निकल आता। लेकिन ये चूँकि समझाना था तो मैंने ये काम किया, अदरवाइज़ ये सिंपल तरीका था, इसमें सिंपल तरीके से भी आप उसको निकाल सकते थे। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई जो एग्जामिनर ने मांगा था, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं भाई चेंज इन एसेट। चेंज इन एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, इसकी भी आप डिटेल वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा 5 वाला सवाल है तो उसमें इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, हमने इंक्रीज़ ऑब्वियसली सी बात है 22.82 की लायबिलिटी हमने निकाली थी, जो कैलकुलेशन करके निकाली थी। तो इंक्रीज़ हुआ हमारा, हमने एसेट डेबिट किया था और अपना लायबिलिटी क्रेडिट की थी। तो इंक्रीज़ कितने से आया? मसला ये है, इंक्रीज़ 22.82 से तो आया, लेकिन वो साल के शुरू में आया। तो साल के शुरू में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसको नेट निकाल लें अगर हम लोग 22.82, अब डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सिंपल है, इतने से इंक्रीज़ आया है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई होगी, और इसकी डेप्रिसिएशन अभी पूरी चार्ज नहीं हो गई होगी, थोड़ा सा इसका पोर्शन, कुछ पोर्शन चार्ज हुआ होगा जो कि इस पीरियड में रहता है। यानी 4.5 साल का जब हमने निकाला था लायबिलिटी निकाली तो 4.5 साल बाकी थे, तो 22.82 भी 4.5 साल पे एलोकेट होगा। 4.5 साल पे करेंगे, 22.82 को डिवाइड बाय 4.5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.07। ये आ गई इस साल की डेप्रिसिएशन सिर्फ इस अमाउंट की। जो बाकी पुरानी चलती हुई आ रही है वो तो उसके अंदर कैलकुलेट उसके अंदर ही होगी, हमारी एसेट की वैल्यू के अंदर ही होगी, तो आएगी तो वो कंप्लीट ही। लेकिन हमें तो सिर्फ अभी फ़िलहाल चेंज दिखाना है, चेंज दिखाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा चेंज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा, और चेंज होगा इंक्रीज़ हमारा, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 17.75। इंक्रीज़
इन पीपी। ठीक है। अच्छा, अब लायबिलिटी के भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। बाकी जो अमाउंट है वो आप डायरेक्ट उसको वर्किंग से डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं। चेंज इन लायबिलिटी, सीधा सीधा हमारा इंक्रीज़ हुआ है लायबिलिटी में। अमाउंट में निकाल चुका 22.82 मैंने निकाली थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था 2.74 का। तो आप इसको भी ब्रैकेट में लग के दिखा सकते हैं 22.82 प्लस 2.74। नहीं तो आप जो मैंने छोटी सी वर्किंग आखिरी में करके दिखाई थी आपको, वही डायरेक्ट वर्किंग एक नीचे करके उसका रेफरेंस दे दें तो वहाँ वो भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 25.56। इसके बाद फिर है चेंज इन नेट प्रॉफिट। इसमें भी दो चीज़, इसमें पूरी कैलकुलेशन के अंदर दो चीज़ों पे इम्पैक्ट आया नेट प्रॉफिट के अंदर। पहली तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट हो गया। तो डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ आया है क्योंकि लायबिलिटी आपकी एसेट बढ़ा, तो कि मज़ीद डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज़ हुई इस अमाउंट से। तो हम लिख देंगे इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन किस अमाउंट से, 5.07 से। फिर फाइनेंस कॉस्ट पे हमारी बढ़ी क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, वैसी बात है फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी हमारी। तो फाइनेंस कॉस्ट जो थी वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दी थी पहले ही, तो उसका रेफरेंस भी आप डायरेक्ट यहाँ दे सकते हैं। इंक्रीज़ इन फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ आया था 22.82 मल्टीप्लाई बाय 12%। तो जो मैंने आपको वो कैलकुलेट करके दिखा दिया था, इसका आंसर आया था 2.74। जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो डिक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट अमाउंट्स टू 7.81। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें सिंपल से इतने आंसर देने थे। ये तो थोड़ा डिटेल काम लंबा हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसके अंदर। नहीं तो सिंपल सा काम था, वो लायबिलिटी की वजह से थोड़ा काम लंबा हो गया। नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। सिंपल मार्क्स थे इसके 5 मार्क्स। और मज़ीद पार्ट बी में इसने ये पूछा है कि भाई कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके कोड ऑफ एथिक्स के ब्रीच हो रहा है इसके अंदर। तो सिंपल सा ये है कि भाई अगर हम इंटेग्रिटी देखे जाए तो इंटेग्रिटी हिट हो रही है क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर। और उसको कोई ये जो इसने काम किया, इसने इनकॉर्पोरेशन की इनकॉर्पोरेशन न्यू डी कमीशनिंग कॉस्ट को इसने मिसलीड करके दिखाया फाइनेंशियल में, ये इसको नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ ही इंटिमिडेशन थ्रेट तो कोई है नहीं इसके अंदर, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का थ्रेट भी नहीं है इसके अंदर, और ब्रीच भी नहीं किया इसने कोई इस तरह की कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म ब्रीच की हो। एक और ये है कि प्रोफेशनल बिहेवियर का इसने ब्रीच किया प्रिंसिपल कि उसको एक ऑब्लिगेशन थी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लाई करे और कोई ऐसी हरकत ना करे कि भाई उसका प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो जाए उसका प्रोफेशन का। और जमाल ने खैर इसको IFRS की कंप्लाइंस नहीं करके अपने प्रोफेशनल बिहेवियर की प्रिंसिपल को ब्रीच किया है। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का इतना सा सिर्फ इसका आंसर था। इसमें कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। मज़ीद ये कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपने सवाल अटैम्प्ट किया और आपको नहीं कुछ फंसे हो तो बीच में किसी चीज़ के अंदर, तो वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको मज़ीद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोस के अपलोड होने से अपडेटेड रहने के लिए, नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।